हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th में बेसिक मैथ्स का गाला का जो पेपर सेट आया है उसमें पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए देखेंगे। पेपर नंबर 1 और 2 का बेसिक मैथ्स का सेक्शन ए हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया है उसका भी सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी प्लेलिस्ट की लिंक में उसका भी सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन वही की वही है जो एज यूजुअल होती है, वही 1 से लेके 24 मार्क्स तक आपका होगा सेक्शन ए। तो पहले जो 1 से लेके 6 है वो ट्रू और फॉल्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पाई इज़ अ रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो हम सबको पता है क्लास 9th में ही आता है, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सेकंड देखो, 7 इज़ द वन ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x² - 17x - 28। अब देखो 7 अगर ज़ीरो है उस पोलिनोमियल का तो उसमें हम x रख देते, ठीक है, x की जगह पे 7 रख देते। 3 × 7² - 17 × 7 एंड -28। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ मैं। 7 का स्क्वायर 49, 49 3 हो जाएगा 147, -17 7 119 और -28। तो 147 - 147 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इस पोलिनोमियल का 0 होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन देखो, द फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी 7 10 13 इज 19। हमें चेक करना है कि फिफ्थ टर्म कौन सा होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a प्लस n - 1 d। ओके, तो उसमें फिफ्थ टर्म का है तो n की जगह पे 5 रखो। a यानी कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो 7, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, और डिफरेंस कितना है 10 और 7 का 3, 3 4 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19। तो 19 आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा। फोर्थ देखो, डायरेक्ट फंक्शन है cosec a = 1/sin a। तो ये सिंपल फार्मूला है, इन्वर्स है, tan cot इन्वर्स ऑफ ईच अदर होते हैं, cosec sin एंड सेकेंड cosec। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिफ्थ देखो, ईच एंड एवरी डेटा हैज़ ए यूनिक मोड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखा था कि उसमें भी क्या सबका सेम मोड आता है, ऐसा स्टेटमेंट था। तो अलग अलग हो सकता है ईच एंड एवरी डेटा का। फॉर एग्जांपल इसका ले लो 2 3 4 4 और 5। तो देखो मोड क्या किसे कहते हैं हम, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, यानी 2 मोड है इसमें, यूनिक मोड थोड़ी हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, tan θ = 20/21 देन sin θ = 20/29। तो tan θ हम लिख लेते हैं सबसे पहले, राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिखेंगे। तो देखो 20 और 21, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 21 का 441 1484, 841 किसका होता है 29 का। ओके, तो ये 29 हाइपोटेनस हो गई। अब थीटा यहाँ पे है, ठीक है, तभी तो 20/21 आया था। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट 20 होगी डिवाइडेड बाय 29, तो वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 से लेके 12 तक है, जो कि MCQ है। क्या कहा गया है, ब्लैंक इज अ नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। अब देखो इसमें आपको √2 और √3 की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वैसे याद करने को कहीं बुक में कहा नहीं गया है, पर इसमें क्वेश्चन आया है, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते इसको। तो √2 अप्रॉक्सीमेट याद होना चाहिए, 1.41 ही याद रखोगे तो भी चलेगा, और √3 होता है 1.73। अब ये दोनों ही वैल्यू ना आपको एक्चुअली जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है उसमें कहीं ना कहीं ब्रैकेट में दी हुई है इन सब की वैल्यू। ठीक है, तो उसको याद रखने में आपको वहाँ बुक में आपको देखने मिल सकती है। तो इसको याद रख लेना अच्छे से, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि √2 और √3 के बीच में कौन सा नंबर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो 1.41 और 1.73 के बीच में नंबर बोला है। अब अच्छे से देखोगे आप, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि ये 4/5, वो तो 0 से ही छोटा होता है। तो ये ऑप्शन पहले ही कैंसिल कर दो, ये 3/4 भी कैंसिल कर दो क्योंकि उसका न्यूमरेटर छोटा है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 3/2 और 6/5। इनको डिवाइड कर दो, 6/5 को ले लेता हूँ, 5 1 = 5, 1 0 पॉइंट ले लो, 5 2 ये 1.2 है, तो वो 1.4 और 1.7 के बीच में नहीं आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, बी। 3/2 का अगर आप डिवाइड करोगे तो 1.5 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर है, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पॉइंट -3 4 लाइज इन द ब्लैंक क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो क्वाड्रेंट में इस तरह से 4 है, तो पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमें माइनस प्लस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। 9 देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y = 4 एंड 4x - 6y = 7 हैज़ ब्लैंक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनको हम लिख लेते a1 2 है, a2 क्या है 4 b1 है -3 और -6। 4 को हम उस तरफ ले लेंगे तो c1 हो जाएगा -4 और c2 हो जाएगा -7। तो 1/2 नॉट इक्वल टू 4/7 हुआ। तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू 4/7 यानी c1/c2। तो ये नन सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। 1 यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 पे होता है, और इन्फिनिटी में तीनों इक्वल होते हैं, और जो तीसरा ये केस है वो नो सॉल्यूशन में होता है। ऐसा तो कोई होता ही नहीं है 2 सॉल्यूशन वाला। 10 देखो, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 3x + 2 = 0। तो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 3 है और c हमारे पास 2 है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का? b² - 4ac। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4ac। ठीक है, 9 - 4 2 9 - 8 क्या हो जाएगा? 1, जो कि हमारा आंसर है। अगर आपको डायरेक्ट ही पता चल जाता है ना दिमाग में, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ये 1 मार्क्स में आपको कहीं पे मेथड नहीं दिखानी होती, आपका टाइम बहुत सेव होगा। 11 देखो, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज k 3k 5k इज, यानी ये जो AP दिया हुआ है उनका सम क्या होगा? अब देखो ये मैं आपको ऐसे करवा सकता हूँ कि a के बराबर k ले लूँ, d निकाल दूँ, इसका 2k नहीं लेगा, और SN के हिसाब से मैं फॉर्मूला करवा सकता हूँ। पर थोड़ा अगर दिमाग लगाए ना हम, तो ये उतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने सेकंड पेपर बेसिक का सेकंड पेपर मैंने जो करवाया है, उसमें आई थिंक 18 या 19 सम है दोनों में से, जो सेम क्वेश्चन था इसी के ऊपर। देखो कैसे, k नॉट इक्वल टू 0 था ना, तो मैं k को 1 ले लेता हूँ। देखो ध्यान से देखो, k को 1 ले लिया मैंने, तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसे बढ़ रही है। तो आपको समझ में आ रहा है ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है? ये क्या है? 1 3 5 7 9 इस तरह से आगे बढ़ रही है, 2 प्लस करके, यानी कि ये ऑड नंबर की सीक्वेंस है। और हम देख चुके हैं ऐसे FIB कि ऑड नंबर का एडिशन क्या होता है? जितने नंबर होते हैं उसका स्क्वायर होता है। यानी कि हमने ऐसा देखा था 1 और 3, तो 1 और 3 का एडिशन कितना होता है? 4, यानी कि 2 का स्क्वायर है ये। फिर 1 3 और 5, तो ये 9 होता है, जो यानी कि 3 का स्क्वायर है, यानी जितने नंबर होंगे उतना स्क्वायर होगा। तो डेफिनेटली इसमें सब में से k बाहर निकाल दो, तो यह क्या बचता है? 1 3 5 7 कहाँ तक? n तक ले लो। तो इन सब का एडिशन क्या होगा? n² और k साथ में ही है ऐसे ही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, n² k। ठीक है, तो समझाने में मुझे इतना टाइम लगा, आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा n² k। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब इस चीज़ को भी अच्छे से समझो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्क कैसे करता है। मान लो यहाँ पे p ऑफ xy कोई पॉइंट है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, फॉर द x एक्सिस, तो इसका आंसर आता है y। ठीक है, x एक्सिस यहाँ पे होती है और यहाँ y, परपेंडिकुलर ऐसे बनता है, ये डिस्टेंस होता है। यानी कि मैं x एक्सिस से जब भी डिस्टेंस मांगूँ तो मेरा आंसर क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है। और अगर मैं y एक्सिस से डिस्टेंस जब भी परपेंडिकुलर मांगता हूँ तो ये क्या होता है? x होता है, ये इतना डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर मांगे तो y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से परपेंडिकुलर मांगे तो x कोऑर्डिनेट। अब इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द x एक्सिस। तो देखो ओरिजिन कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। अब x एक्सिस कहाँ है? यहीं पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, x0। अब x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगा है ना, तो y होता है, x एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट देखो 13 से लेके 18 तक FIB से, इन द फॉर्मूला फॉर मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, DI रिप्रेजेंट्स, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, xi माइनस a फॉर hi होता है। 14 देखो, p ऑफ a इज इक्वल टू 3/4 देन p ऑफ a बार इज इक्वल टू 1। हमें पता है p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, दोनों का एडिशन क्या होता है? 1 होता है। p ऑफ a 3/4 दिया है, वो उस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड,
तो पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 35 मार्क्स इन अ 50 मार्क्स टेस्ट। अब ये क्वेश्चन भी मैं आगे करवा चुका हूँ, सेम आ चुका है आगे। तो 50 मार्क्स का टोटल टेस्ट है, तो आपका टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, उससे +1 हो जाएगा 51। ओके, क्योंकि किसी के 0 भी मार्क्स आ सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो। 35 मार्क्स यानी 35 एक नंबर ही तो है, तो 1/51 फेवरेबल आउटकम 1/51 हो जाएगा। 16 देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ फेब्रुआरी इन अ लीप ईयर हैज़ अ 5 सैटरडे इज। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या सीखा है, कौन से मंथ की बात करें, फेब्रुआरी। फेब्रुआरी में नॉन लीप ईयर में 28 डेज होते हैं, जो अभी गया हमारा वो नॉन लीप ईयर था, और जो लीप ईयर होते हैं उसमें 29 होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जितने भी दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले 7 4 जा 28, 1 डे बचा, तो इसमें ये जो 4 है उसमें ये 4 सैटरडे चले गए, एक ही बचा है, वो एक दिन है। कितने दिनों में से आता है, 7, 1/7 डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। 17 देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the given polynomial p of x is equal to 6x² minus 7x minus 3, then 1/alpha plus 1/beta is equal to what। अब देखो मैं इसको समझा भी रहा हूँ, और इसके ऊपर से इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख लेना, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। ए हमारे पास क्या है, 6 है, और ठीक है, और b बराबर -7 और c बराबर -7। अब इन चीज़ों को ध्यान से देखो, ये 1/अल्फा प्लस बीटा है, उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कुछ, तो बीटा प्लस अल्फ़ा और नीचे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, -b/a, और अल्फ़ा बीटा क्या है, c/a। ठीक है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के क्या है फॉर्मूला, -b/c। किसका आया, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट -b/c ये आंसर रख देना है। तो b क्या है हमारे पास, -7, माइनस है ही ऑलरेडी, और 7 माइनस है, और c क्या है हमारे पास, -3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -7/3। नेक्स्ट पेपर में यही क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इस फॉर्मूले को याद करके रख लेना अच्छे से, तो उसमें देखो कितना फटाफट हो जाता है। फिर 18 देखो, इफ Sn इज इक्वल टू 7n² प्लस 10n देन An इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे Sn इज, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूला है An निकालने के, आपको पता होगा एक फॉर्मूला ऐसा भी है Sn माइनस Sn माइनस 1, इस तरह से भी An निकाला जा सकता है, पर वो लेंदी हो जाता है। ठीक है, पुरानी टेक्स्ट बुक थी उसमें ये फॉर्मूला था, अभी NCERT में नहीं है, पर कई जगहों पे कई बुक्स में इसका यूज़ दिया होता है। ये मेथड काफ़ी लेंदी है। दूसरी मेथड हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि n की जगह 1 रख देते हैं ना, तो देखो n की जगह 1 रख दो, तो S1 इज इक्वल टू क्या होता है, 7 1 जा 7 और 10 1 जा 10, 10 प्लस 7 17 आएगा। और A1 क्या होता है, तो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, और S1 मतलब जितने भी टर्म्स है उनका एडिशन। तो पहला ही टर्म 17 है, S1 भी 17 है, तो ये 17, यहाँ पे A1 भी क्या होगा, 17 ही होगा। अब देखो यहाँ पे n के बराबर 1 रख के देख लो ऑप्शन में, किसका आंसर 17 आता है। ये 14 1 जा 14, 14 प्लस 1 15, ये 14 1 जा 14 और प्लस 2 16, और 14 1 प्लस 3 17, तो ये आ गया, यही हमारा आंसर है डायरेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 17, सॉरी 49 प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 से लेकर 24, टू टेंजेंट पी एंड पी बी टू द सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 70, फाइंड OAB। अब इसके लिए फिगर देखो सबसे पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये है कि PA और PB ये एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट है, वो इंक्लाइंड हो रहा है यहाँ पे 70। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यहाँ पे, और वो अच्छे से याद रख लो, आपको बड़े क्वेश्चन में भी बहुत हेल्पफुल करेगा। हमें पता है ये 90 होता है, ठीक है, ये भी 90 होता है, ये 90 90 70, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये 110 होना चाहिए। कैसे, 360 में से माइनस करते हैं। आप इतना याद रखो कि ये जो 90 और 90 है उनका एडिशन 180 होता है, तो इन दोनों का एडिशन भी, ये जो AOB है और APB है उनका भी एडिशन 180 होता है। मतलब अगर कोई आपको सीधे सीधा ये 70 दे, तो आपको डायरेक्ट 180 में से माइनस करके ये मिल जाएगा 110।
अगर कोई आपको ये 50 दे तो ये डायरेक्ट 130 मिल जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने वहाँ पे लिखा। तो अब हम बात करते हैं, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, OAB फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल, ये और ये। अब देखो ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, कैसे, ये रेडियस है और ये रेडियस, अगर दो साइड सेम होती है तो डेफिनेटली दो एंगल भी सेम होंगे। तो मैं इसको x ले लेता हूँ, इसको भी x ले लेता हूँ, क्योंकि एक तो 110 गया हमारा एक एंगल, तो दो एंगल बचे थे, दो साइड सेम थी, दो एंगल सेम होनी चाहिए। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यहाँ बीच में प्लस आएगा, x प्लस एक्स 2x, 180 में से 110 निकालो, कितना होगा 17, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70/2, तो x इज इक्वल टू 35। तो ये OAB क्या होगा, ये भी 35 होगा और ये जो ABO है वो भी 35 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे आंसर लिख के रखता हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इन मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, पाई में ही आंसर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो वैसा ही रखना है, आर कितना है 6 3 टाइम्स, इसे हम कट कर देते हैं 2, 4 2 ज़ा 8 और 6 × 6 36, 36 से 8 ज़ा 8 6 ज़ा 48, 8 ज़ा 24 और 4 288। वॉल्यूम पूछा है, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। ये यूनिट मत भूलना, अदरवाइज आपका मार्क्स कट सकता है, हाफ मार्क्स कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 28 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का मतलब उसका चौथा हिस्सा जो होता है वो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर टोटल होता है और हम उसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें दिया है 28 और नीचे हमें 4 से डिवाइड करना। तो देखो 7 4 ज़ा 28, यहीं से कट हो जाएगा, 22 × 28 हमारा आंसर होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 0 और वही आएगा 5 6 6 और 5 11 616। तो कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 2 क्यूब्स इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द TSA ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म बाय जॉइनिंग दिस 2 क्यूब्स फेस टू फेस। ओके, तो इस तरह से दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है तो उनका हमें TSA फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्चुअली ए क्यूब होता है, तो वॉल्यूम 125 है ए क्यूब, तो उसका क्यूब रूट निकलेगा यहाँ पे, तो मुझे ए क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है। अब ये 5 मिल गया यहाँ पे, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी और ये भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, सबकी साइड हमें मिल जाती है। अब लेंथ देखे तो कितनी हो गई 10, ब्रेथ देखे कितनी हो गई 5, एच देखे तो कितनी हो गई 5। बस हमें TSA का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसका फॉर्मूला क्या है 2 × LB BH HL, 2 LB 10 5 ज़ा 50, BH 25 और तीसरा 50 ही होगा। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करते हो तो अब तक समझ में आ गया होगा TSA कितनी जल्दी निकलता है। यहाँ पे 125 2 ज़ा होता है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूले, इस चीज़ को बार बार मैं हर क्वेश्चन में देखता हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो। अब देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतनी सारी चीज़ें लिखता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी स्टेप पे जा सकते हो अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की है, तो इतनी सारी चीज़ें समझनी भी नहीं होती इसमें। चलो 23 देखते हैं। y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया है और पूछा है जीरोस कितने होंगे, तो एक ही बार इंटरसेक्ट करता है तो एक ही ज़ीरो होगा, पी ऑफ एक्स है इसलिए एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा वहाँ पे। 24 देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर इक्वल, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इतना हम लिख देते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, तो रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर ऑल्सो का है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड
और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr। तो देखो ध्यान से, यहाँ एक ये रिलेशन दिया हुआ है और ये हमसे पूछा है कितना होता है, यानी कि मैं अगर साइड देखूँ तो ये क्या हो जाएगा √π, क्योंकि साइड स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, तो r हो जाएगा। तो देखो 4 × साइड की जगह पे √π और r, नीचे क्या है 2π और r कैंसिल, 2 2 जा कैंसिल, तो 2 बचा और √π है तो इसे हम कट करेंगे तो नीचे √π बचेगा, तो 2/√π। तो हमारा रेशियो आ गया, आंसर क्या होगा 2/√π। रेशियो में यूनिट नहीं होता है, रिमेंबर दैट, हमारा आंसर होगा 2/√5। ठीक है, तो ये पेपर नंबर 3 था। अगर इसी पेपर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 4th पेपर में। सी यू सून।